मैंने बहुत छोटी सी उम्र से ही अपने माता पिता जी को सोशल कामों में और देन करस्पॉन्डिंगली देन आगे जाकर पॉलिटिकल कामों में उनको इंक्लूड होते हुए देखा। कर रहे हैं। दिल्ली में हज़ारों झुग्गियाँ हैं, सभी से वादे किए गए थे। दिल्ली वालों की झुग्गियाँ हैं, झुग्गी वालों के लिए मकान कहाँ बन रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बोलूँ कि अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली में 1200 ऐसे, हम अगर संगठन की दृष्टि से देखें तो 1200 के करीब ऐसे बूथ पड़ते हैं जहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ हैं। हमने ये वादा किया हुआ है और उस वादे को पूरा निभाएंगे। वादा करते हैं कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान मिलेगा, झुग्गी वालों को नई नई सुविधाएं दी जाएंगी, उनको लोन दिए जाएंगे, लेकिन तस्वीर बदलती हुई कभी नज़र नहीं आती। अभी हाल ही में जो आपने स्वच्छता अभियान चलाया कमलजीत शेरावत ने, उसके बाद देखा हमने और ज़्यादा वहाँ गंदगी फैली हुई है। उसमें विपक्ष में होने के नाते हमारा पहला धर्म ये बनता है कि हम वो आवाज़ उठाएं और उन नेताओं को नींद से जगाएं कि वो धरातल पर आकर हमारे विपक्ष की आवाज़ बुलंद करें और वो धरातल पर आकर उन कामों को सॉर्ट आउट करें। मंगलापुरी वार्ड की अगर हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ बेसिक मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, उन पर काम होना चाहिए? मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मेरे साथ वहाँ पे बड़े हुए हैं, जैसी गंदगी वैसी ही आज है, सीवर भरे रहते हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, अंदर जो सुलभ शौचालय उसकी हालत देखी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं आती हैं, जितने भी अभियान होते हैं, उन्हें धरातल पर आयोजित करते हुए नज़र आते हैं और इन योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक अक्सर आपको ये पहुँचाते हुए नज़र आए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंगलापुरी वार्ड के मंडल अध्यक्ष कुणाल बाली मेहता। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये इंटरव्यू शेड्यूल किया और जैसा तो बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे, आप ही समय नहीं दे रहे थे। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं समय नहीं देना चाहता था। जैसा कि आपके इसका सब्जेक्ट है कि बोलिए नेताजी, तो उस सब्जेक्ट से मैं थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ, परंतु आपने इस लायक समझा कि इंटरव्यू हो। मैं आपका इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपने अपनी बात, मेरी बात रखने का मौका दिया है ये एक जनता के सामने, तो मैं अपनी बात, जो भी आपके सवाल होंगे, अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। कुणाल जी, फर्स्ट इंटरव्यू इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर लोग आपको देख रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अपने बारे में, वैसे तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना शुरुआती दौर बताएं, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की और क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपका बैकग्राउंड रहा है? बहुत ही सिंपल, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं प्रवीण भाई बिलोंग करता हूँ। मेरी माताजी मेरठ से बिलोंग करती हैं, मेरे पिताजी की सोना की पैदाइश है। बिलोंग हम बेसिकली पंजाब से करते हैं और एक मैं मोहाल ब्राह्मण, सिंपल भाषा में इसे पंजाबी ब्राह्मण भी कहते हैं, एक मोहाल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी शुरुआती एजुकेशन सारी दिल्ली से ही हुई है। दिल्ली में शिवानी स्कूल में मेरी 8th तक की एजुकेशन हुई है, ये महावीर एन्क्लेव में ही है। उसके बाद जनकपुरी में एक स्कूल है DTA, मैंने वहाँ से अपनी हाई स्कूलिंग की। उसके बाद मैंने अपनी BSc इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने अपना MBA कंप्लीट किया गुड़गांव से। उसके बाद मैंने करीबन 8 साल वर्ल्ड की 2 बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज, IT कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, SAP लैब्स, SAP लैब्स भी कहते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 4.5 साल मैंने ओरेकल में एज एन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेड करीबन 8.5 साल अपना करियर का जॉब किया। एंड 2013 में मैंने रिज़ाइन करके देन मैंने अपना बिज़नेस करियर शुरू किया। और सिंपल सी जर्नी है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। माता पिताजी हमारे सोशल सर्विस में रहे हैं, पिताजी मेरे सरकारी जॉब में रहे हैं, MTNL में रहे हैं, करीबन 36 साल उन्होंने जॉब किया है। और सिंपल एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं और सीधी सादी ज़िंदगी आपके सामने है। कुणाल जी, इतने एजुकेटेड हैं आप, दिखने में भी स्मार्ट हैं, युवा हैं, राजनीति में क्यों आ गए? कुछ और भी काम कर सकते थे, बिजनेस तो आपका है ही है और साथ ही साथ कुछ और आप करियर कुछ और चुन सकते थे, लेकिन राजनीति में कैसे आपको प्रेरणा मिली आने की? कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, मैं कहूँगा ये प्रेरणा अगर मुझे मिली है तो मुझे मेरे सबसे पहले ये मेरी प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली है। मैंने बहुत छोटी सी उम्र से ही अपने माता पिता जी को सोशल कामों में और देन करस्पॉन्डिंगली देन आगे जाकर पॉलिटिकल कामों में उनको इंक्लूड होते हुए देखा। मेरे पिताजी, अगर मैं आपको छोटी जर्नी बताऊं, हम मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट 83-84 के आसपास हम लोग इस कॉलोनी में आए थे और जो यहाँ पर RWA थी, शुरुआती दौर में जो RWA थे, मेरे पिताजी उस RWA के जनरल सेक्रेटरी रहे बहुत समय तक। सन, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो सन 1988 में इस कॉलोनी में पहली महिला सेवा समिति बनी थी और मेरी माताजी उसकी अध्यक्षा रही काफ़ी समय तक।
तो शुरुआती दौर से ही मेरे माता पिता जी समाज के लिए बहुत काम करते रहे और मैं उन्हें देख कर बड़ा हुआ। फिर शुरुआत अर्ली 90s के दौर में, जब विजय कुमार मल्होत्रा जी पहले दिल्ली के कार्यवाहक बने और उसके बाद हमारे यहाँ से पहली बार 1993 में विनोद कुमार शर्मा जी भाजपा के एमएलए चुन के आए। तो शुरुआत से, क्योंकि हमारे पिताजी माता पिता विचार परिवार से और उन विचार संघ के विचार परिवारों से शुरुआती से प्रभावित रहे हैं और उसी विचारों से हमने अपना जीवन शुरू से जिया है। तो उस कारण हम भाजपा में, माताजी शुरू से एक्टिव रही और पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में थे, एमटीएनएल में थे, तो वो किसी ऐसे पद पे तो नहीं रह सकते थे, मगर वो उन विचारों से शुरुआत से प्रभावित रहे। और 2009 में जब वो रिटायर हुए, तब उसके बाद उन्होंने मंडल अध्यक्ष का पार्टी ने उनको कार्यभार दिया। तो शुरुआत से ही मैं उनको सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता देखता आया हूँ। और उसके बाद जब मैंने अपना बिजनेस अच्छा सेटअप हो गया, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, ईश्वर बहुत कृपा रही है मेरे पे। बट कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मैं बहुत प्रभावित रहा हमेशा, सुषमा जी से मैं बहुत प्रभावित रहा, नितिन गडकरी जी से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। उनके जो विचार हैं कि राजनीति जो है एक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की रास्ता है, ऐसे कुछ और भी बहुत सारी बड़ी आइडियोलॉजीज़ हैं जिनसे मैं प्रभावित रहा हूँ। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं अपने करियर में तो डेफिनेटली अच्छा कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर वो हैं, बट मुझे लगा कि मुझे भी अपना योगदान समाज के प्रति, और जिस पार्टी ने हमें दिल्ली में इतनी पहचान दी, मेरी माता जी को चुनाव लड़ाया, निगम पार्षद का ऐसी पहचान दी, हम उसे माँ समान हम मानते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं समाज को वापस कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो उस कंट्रीब्यूशन के मन से ही मैंने डिसाइड किया कि, और पार्टी ने जब मेरे को बोला, सेवा का मौका दिया कि आपको ये जिम्मेवारी निभानी है, तो मुझे लगा कि मुझे ये सही मौका है कि मैं भी कुछ ना कुछ समाज को और अपनी पार्टी को, जिसने हमें इतनी बड़ी पहचान दी है, हमारे को नाम दिया है, उनके लिए कुछ कर सकूं, पार्टी के लिए और समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। कुणाल जी, निश्चित तौर पर आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए पार्टी ने आपको लगभग 10 महीने पहले मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी मंगलापुरी में। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो सफ़र है आपका 10 महीने का, ये कैसा रहा? और अचीवमेंट की बात करें तो क्या कुछ अचीवमेंट्स अभी तक रही हैं आपकी? देखिए, जहाँ तक मैं सफ़र कहूँ तो मैं इस सफ़र को बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सफ़र मानता हूँ। मैं आपको बताऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जी। 8 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन होता है, तो पिछले साल 8 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन के दिन ही मुझे ये सूचना आई थी कि मुझे ये जिम्मेवारी दी जा रही है। ये इससे पहले मैं अनेकों पदों पे पार्टी में रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरे अब तक के सफ़र की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है। और 8 तारीख को मुझे ये सूचना आई थी और 9 तारीख को इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ था। तो ये हमेशा ज़िंदगी में एक यादगार पल रहेगा मेरे लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तक का सफ़र, पिछले 10 महीने लगभग मुझे हो चुके हैं ये कार्यभार की जिम्मेवारी संभालते हुए, शानदार सफ़र रहा है। आप देखिए, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो मैं इस सफ़र में मानता हूँ वो हमारा था कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं था प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, और जो एक पार्टी ने एक बहुत ही शानदार एक महिला कैंडिडेट, शिक्षित महिला कैंडिडेट कमलजीत सहरावत जी हमारे बीच में दी थी, तो हम अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे। मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि मंगलापुरी वार्ड, जब बाकी वार्डों की और विधानसभाओं की बात की जाती है, हमेशा से कमज़ोर वार्ड माना गया है। और हमेशा से ये चिंता थी मेरे बड़े अधिकारियों में कि इस वार्ड से हम कैसे अच्छे आंकड़ों के साथ निकल पाएंगे। पर ना जाने क्यों मुझे एक ऐसा भरोसा था, ईश्वर पे विश्वास था, मेरे जितने साथी कार्यकर्ता हैं, मेरी टीम है, जिस तरीके से वो रात और दिन मेरे साथ काम कर रहे थे और हम एकजुट होकर बिना किसी मतभेद के पूरा संगठन काम कर रहा था। मेरे से पूर्व जितने भी बड़े पदाधिकारी रहे हैं, जिले के, प्रदेश के पदाधिकारी जो हमारे यहाँ रहते हैं, पूर्व में सभी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, जितने भी सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं, उन सबका ऐसा मार्गदर्शन मुझे था। मेरी अपनी जो करंट की टीम है, ऐसा कोऑर्डिनेशन था, मुझे ये पूरा भरोसा था हम मंगलापुरी वार्ड भी जीत कर जाएंगे। और इसी भरोसे में बार बार बड़े अधिकारियों को ये कहता था और वो जीत के गए। तो एक बड़ा लिटमस टेस्ट था जो मुझे लगता है मैंने पास किया। उसके अलावा बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं इस दौरान रही हैं। आप देखिए कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मंडल अध्यक्ष रहते हुए भी इस वार्ड में अप्रॉक्सीमेटली 151 से ज़्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। आपने देखा होगा, पहला कार्यक्रम हमने किया था जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे,
महामंत्री कमलजीत सहरावत, उस समय वो सांसद नहीं थी, प्रदेश की महामंत्री थी, वो थी। सुश्री बांसुरी स्वराज जी, सुषमा जी की बेटी, स्वर्गीय सुषमा जी की बेटी, वो उस कार्यक्रम में थी। भी कवर किया। जी हाँ, उसमें हमने करीबन 100 सिलेंडर हमने उसमें बांटे थे। उसके बाद से करीबन और हम 50 सिलेंडर बांट चुके हैं, 150 बांट चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 400 से ज़्यादा सिलेंडर गैस कनेक्शन हमने पास करवा के रखे हुए हैं। अभी हमें पीछे से जो कोटा था दिल्ली का, वो कोटा कंप्लीट हो गया था, तो उसमें कुछ एक्सटेंशन होना है, उस एक्सटेंशन की वेट है। तो ऐसी कई योजनाओं में हमें ऐसा है कि मुझे सौभाग्य मिला कि एक मंडल अध्यक्ष रहते हुए भी मैं उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा पाया, और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और प्लस मैं यहाँ पर संगठन का विस्तार कर सकूँ, भाजपा संगठन को और मजबूत कर सकूँ। कुणाल जी, ये तो आपने अपनी अचीवमेंट बताई है। मंगलापुरी वार्ड की अगर हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ बेसिक मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, उन पर काम होना चाहिए, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जन कल्याण से जुड़े हैं, जनहित से जुड़े? जी देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। शुरू से ही मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ समझाई है कि कुणाल, ये जो राजनीतिक मंच है ये सेवा का मंच है। इसमें मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं हो सकता। तो जब भी मैं राजनीतिक मंच पे काम करता हूँ, विभिन्न पार्टियों के विभिन्न नेता और विभिन्न कार्यकर्ता मेरे सभी अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मैं हमेशा से इसी विचारों पे काम करता हूँ कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम ज़रूर कर रहे हैं, जिसका जहाँ विचार मिलता है वो वहाँ काम करता है, मगर उन विचारों को हम, मतभेद तो हो सकता है हमें विचारों का, पर मनभेद नहीं हो सकता। तो मैं जब भी अपनी बात रखता हूँ तो उसी एजेंडा के तहत रखता हूँ कि किसी तरह का मेरा किससे वैचारिक मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं है। कामों की जहाँ तक बात है तो मैं उसी कड़ी में उसी सोच से अपने कामों के मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, किसी कमी नहीं बताना चाहता हूँ। हर कोई अपने मन से, अपने विचारों से, अपने क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास करता है सेवा करने का, मगर बहुत सारी ऐसी काम हैं जो मैं देखता हूँ कि नहीं हो पा रहे हैं। जैसे सफाई एक बड़ी व्यवस्था है। अभी 2 दिन पहले हमने एक सफाई अभियान की शुरुआत की। हमारी सांसद कमलजीत सहरावत जी उस कार्यक्रम में थी, उनके माध्यम से की। गली नंबर 7 उसी में मेरा घर है, वहाँ पर जो झुग्गी बस्ती है उसके सामने ही मेरा घर है। तो मैं पिछले 30-35 साल से उनको देखता आया हूँ। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मेरे साथ वहाँ पे बड़े हुए हैं, जैसी गंदगी वैसी ही आज है, सीवर भरे रहते हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, अंदर जो सुलभ शौचालय है उसकी हालत देखिए, दयनीय हालत है। तो मुझे कभी कभी मन को बहुत पीड़ा होती है कि आखिर वो भी इंसान है, ऐसी दयनीय स्थिति में कैसे कोई अपना जीवन यापन करेगा। हर जो पीढ़ी आती जा रही है ऐसी दयनीय स्थिति में बड़ी होती जा रही है, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, कैसे उनकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। आप यहाँ चले जाइए, नसीरपुर सब्जी मंडी के पास चले जाइए, आप देखिए वहाँ पर किस तरह से कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। हमारे पास कई सरकारी ज़मीनें अलग अलग जगहों पे खड़ी है, उनमें कोई योजना नहीं आती है, उनमें कहीं हेल्थ केयर सेंटर की बहुत ज़रूरत है। इस वार्ड में कोई हेल्थ केयर सेंटर अच्छा बड़ा नहीं है, कोई खेल प्रशिक्षण, कोई ऐसी जगह, ऐसा कोई सेंटर जहाँ पे हमारे युवाओं के खेलने की जगह। मैं बहुत सारी पर्सनली अकेडमीज़ को जानता हूँ जिनके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो बच्चों को कोई किसी भी खेल के प्रशिक्षण में करा सकें। आप देखिए ओलंपिक्स में हमारे देश के जवान, हमारे देश के बहन भाई कितना अच्छा कर रहे हैं, पर हमारे वार्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है। हमारे वार्ड में कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है, कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पे जो युवा है जब वो स्कूलिंग करके आते हैं या कॉलेज पास आउट होके आते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट करके किसी अच्छी नौकरी पे जा सके। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं हमारे। आप देखिए कॉलोनी में बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं जिनको हम ग्रीन गली में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कभी कभी RW में अपने विचार रखे हैं, उसके बारे में नहीं है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरा, जो मैं जब किसी पद पे नहीं था, मैंने तब भी इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई थी और मैंने कहा था जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस मुद्दे को ज़रूर फिर से उठाऊंगा कि आप देखिए हमारे यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है, महावीर इंक्लेव की सीमा के अंतर वो मेट्रो स्टेशन आता है, मगर उस मेट्रो स्टेशन में महावीर इंक्लेव इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी पुरानी कॉलोनी है। आप उसे नसीरपुर भी कह सकते हैं, आप महावीर इंक्लेव भी कह सकते हैं, क्योंकि नसीरपुर की ही धरती पे महावीर इंक्लेव है, ठीक है जी। तो मगर हमारा, आप देखिए उस क्षेत्र के अंदर हमारी 3 कॉलोनियाँ लगती हैं। द्वारका सेक्टर 1A के फ्लैट्स लगते हैं, नसीरपुर गांव की वो ज़मीन है और महावीर इंक्लेव कॉलोनी लगती है। मगर हमारे मेट्रो स्टेशन में हमारे इनमें से किसी की भी कोई पहचान नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। हम किसी और की पहचान हटाना नहीं चाहते, मगर बहुत सारे ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली में जहां पर जो पुराना नाम है उनको रखते हुए नए नामों को जोड़ा गया है। मैंने इसके लिए एक अभियान भी चलाया था, पूरे समाज कॉलोनी के लोग इकट्ठे भी हुए थे और मैंने कहा था समय आने पर मैं इस मुद्दे को दोबारा उठाऊंगा। अब हमारी सांसद हैं, हम इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे। हमने पहले भी सांसद जी के माध्यम से इसका प्रयास किया था, अब इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे। मेरी हमेशा से ये सोच रही है, इच्छा रही है कि उस मेट्रो स्टेशन में
कहीं ना कहीं, चाहे वो द्वारका सेक्टर 1A लिखा जाए, चाहे नसीरपुर लिखा जाए, चाहे महावीर एन्क्लेव लिखा जाए, मगर हमारे भी क्षेत्र की, हमारे वार्ड की भी कोई पहचान उसमें होनी चाहिए। कुणाल जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं पार्टी की तमाम योजनाएं और अभियान उन पर लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब इलेक्शन आते हैं, तो हर नेता, हर पार्टी और हर जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो ये वादा करते हैं कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान मिलेगा, झुग्गी वालों को नई नई सुविधाएं दी जाएंगी, उनको लोन दिए जाएंगे, लेकिन तस्वीर बदलती हुई कभी नज़र नहीं आती। अभी हाल ही में जो आपने स्वच्छता अभियान चलाया कमलजीत शेरावत ने, उसके बाद देखा हमने और ज़्यादा वहाँ गंदगी फैली हुई है। लेकिन जो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं धरातल पर, ये नज़र नहीं आ रही हैं, जो वादे और दावे किए जा रहे नज़र नहीं आते, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप देखेंगे प्रवीण भाई, अगर आप एमसीडी या दिल्ली सरकार के माध्यम से देखेंगे तो दोनों ही जगह पर हम दिल्ली में भी विपक्ष में हैं। ना एमसीडी की कोई जिम्मेवारी हमारे पास है, ना एमसीडी में हम हैं, ना दिल्ली सरकार में हम हैं, ना विधानसभा में हम हैं। और ये जो काम है, जो आप काम बता रहे हैं, जिनकी चर्चाएं हम कर रहे हैं, ये रोज़मर्रा के काम है। सफाई व्यवस्था हो गई, सीवर व्यवस्था हो गई, सड़कों की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई। पानी के लिए किस तरह से आप देख ही रहे हैं पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम है। ये सभी रोज़मर्रा के काम है जो एमसीडी या दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, और दोनों में हम विपक्ष में हैं। अवेयरनेस आप लोग फैला रहे हैं। जी हाँ, तो हम उसमें विपक्ष में होने के नाते हमारा पहला धर्म ये बनता है कि हम वो आवाज़ उठाएं और उन नेताओं को नींद से जगाएं कि वो धरातल पर आकर हमारे विपक्ष की आवाज़ बुलंद करें और वो धरातल पर आकर उन कामों को सॉर्ट आउट करें। दूसरा जो आपने बोला, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इनकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर चुकी है। आप कई राज्यों में देखेंगे तो इनमें, अगर यूपी देखें, कई एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ऑलरेडी ये ऑलरेडी एग्जीक्यूशन होना शुरू हो गया है, बहुत जगहों में किया है। दिल्ली में भी हम प्रयासरत हैं बहुत जल्द। अभी तक कितने लोगों को मकान दिए गए? देखिए, मेरे पास ऐसा, मैं आपको कोई सही आंकड़ा तो दे नहीं सकता हूं, क्योंकि आप चाहेंगे तो मैं अपने किसी अगले इंटरव्यू में उसमें ज़रूर। आपको लगता है दिए गए हैं मकान? बिल्कुल दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं। और मैं एक बार भी बताऊं, देखिए क्या होता है, जब इस तरह की कोई योजना आती है तो उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप देखेंगे, अभी जो योजना थी, जो हेल्थ केयर से जुड़ी योजना है, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, वो हर राज्य में लागू है, मगर दिल्ली में राज्य में नहीं थी, क्योंकि दिल्ली सरकार का उसमें हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा था। इस वजह से 5 लाख तक का बीमे से दिल्ली के लोग वंचित थे। अब हम एलजी के माध्यम से उनको पास कराकर हमने उनका डायरेक्ट लाभ देना डायरेक्टली लोगों को शुरू कर दिया है, क्योंकि कितने समय तक वंचित रखे। तो इसमें केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, जो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, और आने वाले समय में डेफिनेटली इन इश्यूज़ को भी हम ओवरकम करेंगे। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में हज़ारों झुग्गियाँ हैं, सभी से वादे किए गए थे। दिल्ली वालों की झुग्गियाँ हैं, झुग्गी वालों के लिए मकान कहाँ बन रहे हैं, इतना बता दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बोलूं कि अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली में 1200 ऐसे, हम अगर संगठन की दृष्टि से देखें तो 1200 के करीब ऐसे बूथ पड़ते हैं जहां पर झुग्गी बस्तियां हैं। हमने ये वादा किया हुआ है और उस वादे को पूरा निभाएंगे, क्योंकि इसमें हमें केंद्र सरकार की योजना है, मगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं। अनटिल अनलेस वो अप्रूवल हमें नहीं मिलते, हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए हम बुलंदी से इस बार, अगर आप देखेंगे कि हम विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत से हमारा संगठन जाने वाला है, और दिल्ली की जनता वैसी त्रस्त आ चुकी है, देख चुकी है जो वादे इन्होंने नहीं किए थे। और मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है, ऐसी मेरे मन में आशा है कि इस बार दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी, और जब दिल्ली में भी भाजपा होगी और केंद्र में भी भाजपा है, तो हम इस वादे को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिल्ली में भी ये लाभ दे सकेंगे। आपने 10 महीने का कार्यकाल आपका हुआ है, अब आगे क्या कुछ रणनीति है आपकी, और किन चीज़ों पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तो जैसा भी हमें हमारे संगठन का निर्देश मिलता है उन निर्देशों का पालन करते हैं। कई संगठन ने कई हमें योजनाएं दी हैं, कई कार्य हमें बताए हैं, हम उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं संगठन के माध्यम से। उन सब की विस्तार से चर्चा तो यहाँ नहीं की जा सकती, मगर हाँ, अभी हमारा पूरा ध्यान आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। लगभग 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए संगठन ने ऑलरेडी तैयारी कर दी है शुरू। वो जैसा संगठन का दिशा निर्देश हमें मिल रहा है, उनको हम कामों को कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत आने वाले संगठन का कैसे विस्तार किया जा सके, संगठन को कैसे मजबूत किया जा सके, लोगों के साथ जो पिछले 10 साल में धोखा हुआ है, दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने धोखा किया है, उसको उजागर किया जा सके, लोगों को जागरूक करें, और इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आए।
संगठन के उस एजेंडा को ध्यान में रखते हुए जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन कर रहे हैं। और लगातार संगठन का आप देखेंगे कि मंगलापुरी मंडल में, मंगलापुरी वार्ड में भाजपा एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ी हुई है और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी इसी ऊर्जा का संचार होता रहेगा। विधानसभा चुनाव थोड़ा सा टफ हो जाते हैं आपके लिए, और आपने कहा कि अब एक बार नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ जो है पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी, नया नेता भी होगा। देखिए, आपका सवाल तो बहुत वाजिब सवाल है, मगर इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। ये तो पार्टी के बहुत ही उच्च लेवल पे शीर्ष नेताओं में डिस्कस होता है और हम तो उस पायदान पे बहुत ही नीचे हैं। ये हमारा एजेंडा नहीं है, ना फोकस है। हमारा एजेंडा सिंपल है कि पार्टी जो काम हमें देगी हमें उसको पूरी ताकत से करना है। पार्टी की तरफ से मैं संगठन का काम देखता हूँ, संगठन में जो भी काम संगठन को दिया जाएगा संगठन की उसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, मंगलापुरी मंडल का हर एक कार्यकर्ता, हर एक संगठन के व्यक्ति अपनी पूरी ताकत और पूरी एनर्जी के साथ अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 15 अगस्त भी आ रहा है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, कैसे आप देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दें? जी हाँ, देखिए 15 अगस्त आने वाला है, बहुत ही हमारे लिए एक गौरव का पल होता है और इसी गौरव के पल को सेलिब्रेट करने के लिए हम 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे क्षेत्र में एक तिरंगा अभियान का, तिरंगा यात्रा और तिरंगा अभियान का, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। हमारी 9 अगस्त से लेकर हम हर घर तिरंगा अभियान की एक शुरुआत करेंगे, जिसमें हम 9 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा हमारा लहराए, शान से लहराए, ऐसी हमारी योजना है। और उसके बाद आगे के 15 अगस्त को कई कार्यक्रम हैं, RWS के कई कार्यक्रम होते हैं, उनके साथ सब मिलकर कार्यक्रम रहेंगे। और 15 अगस्त की और आने वाले राखी के बंधन की सभी देशवासियों को, सभी बहनों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं मैं पहले से देना चाहता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मेरी ऐसी उम्मीद है, खुद से भी उम्मीद है कि मैं, क्योंकि एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से हूँ, नई सोच से हूँ, युवा हूँ, तो शायद मैं कुछ बेटर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन समाज को और राजनीतिक, इस क्षेत्र की राजनीति को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। ईश्वर भोलेनाथ बाबा मेरे पे कृपा करे कि मैं इन उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट। जिस मजबूती और ताकत के साथ आप काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप जनता की सेवा करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंगलापुरी वार्ड मंडल अध्यक्ष कुणाल बाली मेहता, जिन्होंने हमसे बातचीत की राष्ट्रीय राजनीति पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर और कैसे ये मजबूती के साथ राजनीति में टिके हुए हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।